उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो आ रहा है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबसे पहले इसमें समझ लीजिए स्ट्रेटजी क्या होती है। आपके हिसाब से क्या होगी स्ट्रेटजी, कुछ एग्जांपल बताएंगे तो बताइए, कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो होने चाहिए भी। स्ट्रेटजी ये चीज होगी जो हमने प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं ना, उसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। आपने प्लानिंग कर ली, जब उसको आप एक्शन में लेके आते हैं, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे उसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। मीन्स काम करने का तरीका ही बोल सकते हैं, मीन्स जो काम करवाना है वो इस बेस पे होगा, हम प्लान ऑफ एक्शन ही बोल सकते हैं। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट लैम्ब, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस द इवैल्यूएट्स एंड कंट्रोल द बिजनेस इंडस्ट्री विच इज कंपनी इन्वॉल्व। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट वो होती है जो जिस कंपनी में भी इन्वॉल्व होती है उनके सारे बिजनेस को मेंटेन करना, मीन्स उनके सभी काम को चेकअप करते रहना, जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करते रहना, वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का काम होता है। कंपनी में जो भी मैनेजमेंट होती है हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज लगाते रहते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो पहले से ही सेटअप होते हैं भी। कंपनी में ये जो प्रोजेक्ट है हमने 5 साल में खत्म करना है, तो 5 साल में हम एक ही प्लान करके नहीं चल सकते, चाहे एक ही डिसीजन लेके नहीं चलते। एज ए टाइम कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए स्ट्रेटजीज उन्होंने पहले से ही बना के रखी होती है, मीन्स अल्टरनेटिव उनके पास ऑप्शंस होती हैं। एक चीज काम नहीं होगी तो दूसरी से हम काम चलाएंगे। स्ट्रेटजी कहता हूं हमारे पास मीट चेंज सर्कमस्टेंसेस। स्ट्रेटजी करते क्यों है, किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले जिन्होंने लिखा है सर्कमस्टेंसेस, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उसके लिए कोई ना कोई चेंजेस आएंगे तो हमें कैसे देखना भी किस हिसाब से वो काम को कंप्लीट करवाना है। उस न्यू कंपटीटर, मार्केट में कोई न्यू कंपटीटर आ जाते हैं, मान लीजिए हमारी कंपनी के साथ मिलता जुलता सिर्फ एक ही कंपनी काम कर रही है, जरूरी नहीं कि लाइफ टाइम एक ही कंपनी हमारे साथ मिलकर काम करेगी, जब उसी से हमने कंपटीशन करना है। कल को और भी बंदे वही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नया एडवांटेज के साथ बिजनेस में आ सकते हैं, तो उनको कैसे हमने टेक ओवर करना है वो भी देखना होगा। ए न्यू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट न्यू हो गया। जैसे एग्जाम्पल लें, हमने जीएसटी लगा था, जीएसटी में क्या हुआ, भी सब लोगों ने बोले काम जो होगा वो 1 नंबर में करना पड़ेगा, बिलिंग वगैरह 50,000 से ज्यादा बिल हो रहे हैं तो आपका उसका ई वे बिल बनाने हैं, सब कुछ देखना है। तो वो बिजनेस की काम करने की दिशा ही खत्म हो गई थी। जो बिजनेस 2 नंबर में चल रहे थे वो सारे बंद ही हो गए थे, सभी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी। तो जो भी चेंजेस आए उसमें स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हमेशा काम करती है। लास्ट में इन्होंने प्रोवाइड न्यू सोशल, फाइनेंशियल और पोलिटिकल इन्वायरमेंट, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट है चाहे वो पोलिटिकल इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट चेंजेस होंगी तो अपने पॉलिसी जरूर लेके आएगी, पब्लिक के टेस्ट जैसे चेंज हो जाते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चलाना है। तो वे सारी चीजों को देखती है, वो कौन देखती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कोई भी पर्सन जो मैनेजमेंट में होंगे वो स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, भी जैसे चेंजेस आएंगे हमने उस चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करना है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको लागू कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले लिखा है परफॉर्मिंग ए सिचुएशन एनालिसिस। सबसे पहले तो सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, क्या सिचुएशन आई, मीन्स क्या चेंजेस आए हैं। सेकंड में लिखा है कॉन्करेंट विद द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आर सेट। हमेशा कहता है इस चीज को देख के चलिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव सेट है या नहीं है। जो चेंजेस आए हैं वो तो ठीक है, चलते रहेंगे। करंट को असेसमेंट करने के साथ हमें ये देखिए भी हमारे ऑब्जेक्टिव में चेंजेस तो कुछ नहीं होना है, हमें लगता है कि उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं नहीं। थर्ड में लिखे दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी इन लाइट ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस सजेस्टेड स्ट्रेटेजिक प्लान, द प्लान प्रोवाइड डिटेल हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। जब आपको कहता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियरेंस होगी, आपको करंट सिचुएशन का भी पता होगा। मान लो मेरा बिजनेस चल रहा था, बिजनेस चलते चलते 5 बंदे जो मेरे में हेड थे उनको लगा वो छोड़ के चले गए। अब मैं अपने ऑब्जेक्टिव तो को खत्म नहीं कर सकता, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये देखेगी, आप आज के टाइम में ये देखिए कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है कैसे कंप्लीट होंगे। किसी बंदे से आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एग्जांपल जैसे बंदों के लिए भी, मान लो कंपनी में 5 बंदे हमारे मेन थे, वो चले गए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूंगा, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसमें काम करेगी। आप ये देखिए कि आप अपने ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि जो 5 बंदों के साथ बंदे जुड़े थे उनको आगे लेके आइए, तो उस टाइम पे उनको जब बेटर पोजीशन मिल जाएगी तो वो बंदे आपके लिए बेटर काम कर सकते हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है स्ट्रेटजी लागू करना। इन्होंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, कहते हैं जब भी आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान आपने स्टार्ट किया हो, मीन्स प्लान को लागू करना चाहते हो, तो कैसे होगा। सबसे पहले एलोकेशन मैनेजमेंट ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज। सबसे पहले जैसे उन्होंने फाइनेंशियल, पर्सनल, ऑपरेशन, स्पोर्ट टाइम, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स। आपके पास कहता है एलोकेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल, स्पोर्ट्स होने चाहिए। जो बंदे आपको रिक्वायरमेंट है उन बंदों को आप हायर कीजिए, तभी तो आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकेंगे। मीन जितना पैसे की जरूरत है, जितना टाइम हमें चाहिए वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ए चेन ऑफ कमांड और सोर्स अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स। कमांड की चेन को सेटअप कीजिए, कौन बंदा अथॉरिटी देगा और किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कैसे वो काम कंप्लीट करेगा। सभी को एक जैसा काम मत दीजिए भी सभी लोग एक ही काम कंप्लीट करो। थर्ड में असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस द स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप।
किस ग्रुप को या इंडिविजुअल्स को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वो भी आप पहले से ही सेटअप कर दीजिए, क्योंकि जब बंदे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो इजीली बेस पे वो काम कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ है इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द प्रोसेस इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग रिजल्ट। फोर्थ में हम क्या करेंगे, मैनेजिंग प्रोसेस में क्या हम सारे के सारे प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे, कौन बंदा क्या काम कर रहा है, उस काम को हम रिटर्न डाउन, जैसे कंपनीज में देख लो हर एक काम की रिपोर्ट्स बनती हैं, जो प्रोडक्शन जिस बेस पे हो रही है अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी रिपोर्ट बना के HR डिपार्टमेंट में देता है। वो डाटा सारा क्या होता है कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होता चला जाता है। एक दिन की परफॉर्मेंस को अगले दिन मेजर करते हैं, एक्चुअल में एक दिन में कितना काम हुआ, अगले दिन में उससे बेटर कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितना हमारा वेस्टेज होगा, सारी चीजें चेक करते चले जाते हैं। फिफ्थ है व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम दिस इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग द रिक्वेस्ट रिसोर्सेज डेवलपिंग द प्रोसेस, ट्रेनिंग हो गया, प्रोसेस टेस्टिंग। जैसे कहता आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, आपने स्ट्रेटजी लागू कर दी, काम भी हो रहे हैं, रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, लास्ट में आप देखेंगे कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला पूरे दिन की रिपोर्ट्स जो है आपके डाटा कंप्यूटर्स में फीड होता है, अगले दिन उसके ऊपर मंथन किया जाता है भी एक्चुअल में जो काम चल रहा था सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वेस्टेज ज्यादा हो रही है। फिर हम उसमें डिसाइड करेंगे भी हमें ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है, या कुछ पर्सन ज्यादा पुराने हो जाए उनको कैसे सेटअप किया जाए, एक्सपीरियंस को यूज किया जाए। तो ये होता है कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट इस बेस पे हो जाती है। काम तो स्टार्ट करवाना ही है, कोई चेंजेस आएंगे तो उनको कैसे दूर करना है, ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का मेन लास्ट पॉइंट होगा। फिर है स्ट्रेटजी इवेल्युएशन। स्ट्रेटजी इवेल्युएशन का मतलब होता है स्ट्रेटजी को चेक करना, एक्चुअल में जो आपने स्ट्रेटजी लगाई थी उसको कैसे चेक कर सकते हैं। स्ट्रेटजी इवेल्युएट जो है हमारी एक मेथड है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस के अलग अलग लेटर का अलग अलग मीनिंग है। एस का स्ट्रेंथ, वी का वीकनेस, ओ का अपॉर्चुनिटी, 3 का थ्रेट्स। तो इन सभी पॉइंट्स को देखा, जब भी आप कोई स्ट्रेटजी लगाते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं भी हमारी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेटजी में हम क्या देखेंगे, मान लो जो मेरे पास बेस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है, मैं बोलूंगा ये मेरी स्ट्रेंथ है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, जैसे अपॉर्चुनिटीज होंगी कि जो ऑब्जेक्टिव है हम अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा जल्दी अचीव भी कर सकते हैं। थ्रेट क्या होंगे, थ्रेट होंगे मान लो इनमें से भी एक बंदा, मैं हमेशा सोच के चलता हूँ इन बंदों को अपने साथ जोड़ के रखना ही है, अगर चला गया तो मुझे नुकसान हो सकता है। लास्ट में एक आता है इसमें वीकनेस। वीकनेस पॉइंट हमारे क्या होते हैं, मान लीजिए कंपनी में जब कोई काम चलता है ना, वीकनेस पॉइंट भी ऑलवेज होते हैं कि हम वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं। अगर वेस्टेज करता हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम ज्यादा भी हो सकती है। जब भी कोई स्ट्रेटजी हम लगाएंगे तो हमेशा स्वोट एनालिसिस किया जाएगा। आपके इसमें दिया हुआ है स्वोट का एनालिसिस होता है कि हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमेशा देखेंगे। कोई भी पर्सन हमारी कंपनी में आएंगे हमें देखना होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस पॉइंट क्या है। क्वेश्चन भी पूछते हैं, जब भी कोई इंटरव्यू में जाओगे ना वहां पे पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हम लोग बहुत सारे अपनी तरफ से आंसर देते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है। फिर बिजनेस में काम में फैमिली क्या करने आएगी, काम तो तुमने करना है। तो वो हमें आंसरिंग फिर पूछेंगे आपका थ्रेट क्या है, आपकी वीकनेस पॉइंट क्या है। फिर वहाँ पे भी आंसर बोल भी बंदा बोलता है वीकनेस भी मेरी फैमिली है, बोलेगा बंदा ये फैमिली के बिना काम नहीं करना, फैमिली को तो साथ में काम नहीं करवा सकते। आपको अपनी स्ट्रेंथ अपने काम के अकॉर्डिंग बतानी चाहिए। वीकनेस जहाँ पे आप काम, जिस पॉइंट्स को आपको नहीं आता है तो वो चीज़ बताइए। ये पॉइंट नहीं आता लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, भी सीख सकता हूँ। अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो आप बोलिए जो काम मुझे नहीं आता, मेरे को अपॉर्चुनिटी आपकी कंपनी में मिल रही है, वो यहीं पे सीख के मैं अपने आप को दिखाऊंगा, आगे आके लाके दिखाऊंगा भी मैं कैसे काम कर सकता हूँ। जो चीज़ मुझे पिछली कंपनी में काम करने को नहीं मिला तो मैं यहीं पे करूंगा। तो स्ट्रेटजी को आप ऐसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ द वन बाय वन। कहता हम सब चीजों को कहता समझते हैं भी जब स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन करेंगे तो कौन कौन सी चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सूटेबिलिटी। जो स्ट्रेटजी हमने लगाई क्या हमें वो सूट कर रही है या नहीं कर रही, हमेशा ये चेक किया जाता है। सूटेबिलिटी से मतलब होता है भी जो आप भी समझ लीजिए आपने कोई चीज खरीदी है, बहुत लोग ये सोचते हैं ये चीज मुझे सूट कर गई, ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो वो चीज हम देखेंगे भी जो भी मैंने स्ट्रेटजी लगाई क्या एक्चुअली मेरे को फायदा हो रहा है, उससे मैं जो प्रॉफिट चाहता था वो निकल रहा है, रिजल्ट एज पर माई परसेप्शन या फिर माई प्लानिंग के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरा उसमें चेक करते हैं फीसिबिलिटी। फीसिबिलिटी का मतलब कि जितनी चीजों की जरूरत थी क्या हमारे पास वो चीजें अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज जैसे कि लेबर, लैंड या मशीन्स, जो भी स्ट्रेटजी मैंने लगाई थी अपने हिसाब से, जब जो प्लानिंग की थी उन चीजों के लिए जो रिसोर्सेज थे वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो स्ट्रेटजी कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती। थर्ड है एक्सेप्टेबिलिटी। जो स्ट्रेटजी आपने लगाई वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट की या नहीं की, ये मैनेजमेंट में हमेशा देखा जाता है। क्योंकि जब रूल्स या रेगुलेशन कुछ भी आप किसी को अप्लाई करके देते हो तो सभी लोग उसको फॉलो करने वाले होने चाहिए। अगर सभी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो काम कभी भी रिजल्ट एज पर आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। तो सभी लोगों को उसके अकॉर्डिंग सेटअप करना ताकि वो काम उसी बेस पे कर सकें। उसके बाद आपके पास अप्रोचेज दिए हैं, कहते हैं स्ट्रेटजी को चेक करेंगे तो अप्रोचेज कौन सी हैं। जर्नल अप्रोच, सबसे दो अप्रोचेज मेन वैसे इसमें आती हैं। एक होती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच में देखा जाता है भी जो फैसिलिटीज सब लोगों को मिलनी चाहिए
वो भी साथ में होनी चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं था आपने कोई काम में कोई भी उद्देश्य बनाया और कोई भी काम इस बेस पे होगा और सबके ऊपर बर्डन डाल दिया, ये काम आपने खत्म करना तो करना है। आपको जो पब्लिक आपके साथ काम कर रही हो, जो मैनेजमेंट में जो बंदे काम कर रहे हैं, उनकी सोशल नीड्स को साथ में लेना होगा। सोशल नीड्स मीन्स टाइम टू टाइम उनको कितने टाइम की मीन्स हम बोल सकते हैं आराम भी चाहिए। जैसे काम कर रहे हैं लगातार, मैं बोलूँ कंपनी में 8 घंटे काम करना है तो बंदा 8 घंटे काम लगातार कभी नहीं करेगा। बीच में उसको चाय पीने का टाइम या फिर खाने का टाइम हो सके तो बीच में कहीं वॉशरूम वगैरह कहीं जाना तो वो जा सकते हैं। मोस्टली कंपनी ध्यान रखती है आइडल टाइम कम हो। आइडल टाइम कम होता है भी आपने अपने काम पे कितना टाइम जो है फ्री में काम कमाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कंपनी एंट्री किए 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट होनी है, पहले तो 8 बजे गेट पे ही एंट्री करनी है, फिर सीट पे पहुंचने के लिए 8:30 या 9 ही बजाते हैं, तैयार होने लग जाते हैं क्योंकि सारी लाइनें देखना होता है मैं आया हूँ काम करने। तो ये चीज़ भी कई बार होती है, तो वो आइडल टाइम कम होना चाहिए। तो सोशल नीड्स में जैसे उनको खाने पीने की फैसिलिटीज़, पानी की फैसिलिटीज़, एनवायरनमेंट वैसा बनाया हो ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत सारे पर्सन रहते हैं कई बार जैसे डस्ट से प्रॉब्लम होती है, तो कंपनी ने देखा होगा ना, कंपनी के ऊपर ऐसे पंखे से लगे होते हैं और सारा एनवायरनमेंट ऊपर मीन्स अंदर का वातावरण उसी हिसाब से मेंटेन किया होता है ताकि फैसिलिटी हर एक बंदा इजीली बेस पे काम कर सके। दूसरा है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच में हम ये देखेंगे हमारा सेल्फ डिसिप्लिन बिहेवियर होना चाहिए। सबके साथ बिहेवियर जो है हम खुद मेंटेन करें, वैसे ही रहें जैसे कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी में अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ नहीं होती। सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। जो बंदा काम करना चाहता है उस बेस में काम कर सकता है, नहीं करता उसको उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में वो कर देते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंडस्ट्री हमेशा कोशिश ये करती है कि हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो। तो ये अप्रोच आपकी कहता होनी चाहिए जब भी आप स्ट्रेटजी लगाएंगे। एक तो सोशल अप्रोच होनी चाहिए भी, सबको उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो मिले। इंडस्ट्री की अपनी अप्रोच भी होनी चाहिए भी, प्रॉफिट कमाना है और इंडस्ट्रियल जो बिहेवियर है उसके बेस पे ही काम करना है। हर के बंदा अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता इंडस्ट्री में। फिर आपके पास फिर हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज जो होती हैं, जो हम प्लान बनाते हैं, वो किस किस बेस पे होती हैं। सबसे पहले आती है स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट बेस पे। कॉर्पोरेट बेस पे मींस कंपनी लेवल पे बिजनेस हमारा कैसा होना चाहिए, ये कॉर्पोरेट बेस बोलते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब ये नहीं होता कि काम कैसा होना चाहिए। कॉर्पोरेट बेस जब भी आप स्टार्ट करना चाहोगे, हमने कोई स्ट्रेटजी बनानी है, आप पहले सबसे पहले देखेंगे मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ कंपनी लेवल से, क्योंकि हमारी बुक जो है मैनेजमेंट कंपनी लेवल पे आती है, तो उसमें वो सबसे पहले बोलते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए। जो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा वो किस बेस का होना चाहिए। मतलब मैं कुछ लोग होते हैं मैं बोलता है मैं कपड़े का काम शुरू करना है, कुछ बोलेगा मैंने मेडिसिन का करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे मैंने इंडस्ट्री लगानी है तो कोई फर्नीचर वगैरह लगाना है या फिर स्टील प्लांट वगैरह लगाना है। तो हर एक बंदा अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनाता है। तो स्ट्रेटजी इस प्रकार की स्ट्रेटजी को हम बोलेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, अपने बिजनेस कैसा स्टार्ट करना है। दूसरा है बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब होता है जो भी आपने बिजनेस एक बार डिसाइड कर लिया उसमें काम कैसे होगा, उसको हम बोलते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी। उसमें आपकी वो सारी एजम्पशंस होनी चाहिए, कितने एम्प्लॉयज की हमें जरूरत पड़ेगी, कितनी मशीन्स हमें चाहिए, कितनी हमारे पास लैंड होनी चाहिए और बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए। तो वो मेरे पास हो जाएगी बिजनेस स्ट्रेटजी। फिर है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी को हम बोल सकते हैं जैसे चेन मैनेजमेंट। हमारी कंपनी में जब कोई बिजनेस होगा तो कौन कौन से काम होंगे, डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होना चाहिए जैसे कि हम स्टॉक डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट अगर होंगे तो इनमें काम किस बेस पे होगा, उसके लिए जब हम कोई रूल्स बनाते हैं तो वो हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजी होती है। हर एक कंपनी में देख लो, कहीं भी जाके देखोगे, किसी भी लेवल पे देख लीजिए। अपने काम अपने घर पे ही हम जैसे एग्जांपल ले लें, हमारे घर पे भी फंक्शनल स्ट्रेटजी है ना। पता है भी सभी लोग इतने बजे उठते हैं, एक बंदे की पक्की जिम्मेवारी होती है। जैसे हमारी मॉम्स होगी तो उनकी जिम्मेवारी भी सबको उठ के टाइम टू टाइम चाय प्रोवाइड करनी है या उनको ब्रेड कर देनी। तो ये क्या होगी, फंक्शनल स्ट्रेटजी होगी ना। उन्होंने अपना टाइम वैसे ही सेटअप किया हुआ है। आपका टाइम सेटअप, आप सुबह 8 बजे उठने वाले तो आपको उठ के नहाना है, तो आप जाएंगे प्रोडक्ट क्लासेस पे जाना है, जो भी अपने सेटअप किया। तो ये फंक्शनल स्ट्रेटजी वैसे ही होती है, इनको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अलग अलग टाइप्स की स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास है फोर्थ ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो बंदे कंपनी में जुड़े होंगे, जैसे अलग अलग फंक्शन भी आ गए, जो बंदे काम कर रहे हैं वो काम किस बेस पे करेंगे। आपकी भी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है। आपको सुबह उठते ही फंक्शन में आपने घर वालों ने तो आपको रेडी कर दिया, उसके बाद आपका दिन में क्या काम है, तो वो आपका ऑपरेशन ही हो गया ना। आपने क्या सोचा हुआ है, तो वो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी आ जाती है। जो काम हमें मिला गया उसको कैसे कंप्लीट करने हैं। मुझे पता है भी सुबह जाके मैंने 1 घंटा क्लास लगानी है, उस घंटे में मैंने क्या क्या सीख के आना है, तो
वो मेरे लिए ऑपरेशन स्ट्रेटजी होगी। ये नहीं कि आए और बैठे और चले गए, फिर तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं चलने वाला। तो आपको ऑपरेशंस में कुछ ना कुछ वो लेके जाना पड़ेगा जो आपके माइंड में रहेगा। जब भी पेपर्स आएंगे, पेपर्स में क्या चलता है, मान लो मैंने रीड नहीं किया तो पेपर्स टाइम में जो सुना होगा ना, वो पॉइंट्स सुनने में ही माइंड में आ जाएगा, हाँ इसको सुना था, इसका मीनिंग ये है, तो आप इजीली बेस पे लिख सकते हैं। तो वो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में ही हमारे पास आ जाता है। फिर है एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के एलिमेंट क्या होते हैं, इन्होंने दी है कुछ थ्योरी 1970 के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू इन ए बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रेटजी एनवायरनमेंट कहता है हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट का अडॉप्शन के लिए होती है, मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा इसको लेके चलते हैं, क्योंकि बिजनेस वाले सोचते हैं कि हमारी कंपनी में स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटजी नहीं होंगी, कोई एक्शन हमने रेडी नहीं किया होगा, तो काम नहीं हो सकता। दूसरा, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज फ्लूइड एंड कम्प्लेक्स। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो हमेशा कम्प्लेक्स होती है, फ्लूइड मीन्स कोई एक जगह पे रुकने वाली नहीं है, जहां जहां पे कोई चेंजेस की जरूरत होंगे वहां पे उन चीजों को अडॉप्ट किया जाएगा। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहता है पूरी की पूरी कंपनी को अफेक्ट करती है। अफेक्ट करने वाली ये नहीं कि उनको उलट दिशा में लग जाती है, अपनी डायरेक्शन को प्रोवाइड करती है ताकि उनके ऑब्जेक्टिव जो है इजीली बेस पे अचीव हो सके। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व द बोथ स्ट्रेटजी फॉर्मेशन आल्सो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को बनाती भी है और उसको लागू भी करती है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज पार्शली प्लान्ड एंड पार्शली अनप्लान्ड। जब भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, पार्शली प्लान होती है, पार्शली अनप्लान क्यों होती है? स्टार्टिंग में तो प्लानिंग कर ली जाती है, आगे जब काम स्टार्ट होगा उस टाइम पे भी देखा जाता है, कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उनको चेंज भी किया जाता है। मीन्स आधी प्लानिंग होगी, आधी अनप्लानिंग में आती है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज डन एट सेवरल लेवल। किसी एक लेवल पे नहीं की जाती। हमारे नॉर्मल लाइफ में देख लीजिए, चाहे बिजनेस में, अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं काम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे जैसे हम रिजल्ट चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस हम करते चले जाते हैं। लास्ट में रिजल्ट ये होता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बोथ कंसेप्शनल एनालिटिकल थॉट प्रोसेस। इसमें हम कहता है कंसेप्शनल बेस पे भी चल सकते हैं, एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस, जैसे कुछ को अपनी कलाकारी या एक्सपीरियंस दिखाना है। कंसेप्शनल हो गए जो बंदों ने मिलकर डिसाइड कर ले, उस पे दोनों बेस पे काम चलते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे वो बैठ के आपको एक डिसीजन दे देंगे भी इस काम को ऐसे कंप्लीट करना है। जब वो काम स्टार्ट होगा उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो हम हमेशा चेक करेंगे, उसको चेंज भी कर लेंगे। कुछ कारण होते हैं, कई बार स्ट्रेटजी फेल भी हो जाती है। मान लो मैंने कोई डिसीजन बनाया, जो कोई प्लान बनाया, वो फेल हो जाता है। फेल होने का कारण क्या होता है? सबसे पहले फेलियर टू अंडरस्टैंड दी कस्टमर। मैंने अपने कस्टमर के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी भी उनको ये प्रोडक्ट जरूर होगा। कई बार हम अपने कस्टमर को ही फेल हो गए समझने में भी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने अपनी तरफ से अंदाजे लगा ली, तो हमारी स्ट्रेटजी फेल होगी ना। मैं कुछ प्रोडक्ट बना रहा था, मुझे लगा भी सभी कस्टमर उसको पसंद करेंगे, जब मार्केट में आता तो उसको कोई पसंद ही नहीं करता उस प्रोडक्ट को। उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी उस टाइम पे फेल हो। एग्जाम्पल जैसे लिए वाई डू दे बाय, हमें सोचना पड़ता है क्यों वो हमारी चीज खरीदेंगे। जब भी कोई कंपनी बनाती है इस चीज को जरूर सोचती है। मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसमें देखूंगा मार्केट में उतार रहा हूँ तो वो क्यों खरीदेंगे लोग। कुछ एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा ना। जैसे टूथपेस्ट में पूछा, टूथपेस्ट में नमक है, नमक वाली टूथपेस्ट लेनी है भाई, वो अलग से ही आ गया, कुछ उन्होंने नया टेस्ट बनाया या कुछ भी बनाया। सेकंड में लिखा इज देयर द रियल नीड ऑफ द प्रोडक्ट। क्या जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि लोगों को एक्चुअल में चाहिए? नहीं चाहिए तो क्यों खरीदेंगे? कोई एग्जाम्पल ऐसा प्रोडक्ट मैं बना दूं जिसकी मार्केट में जरूरत ही नहीं है, कोई बंदा उसको खरीदना ही नहीं चाहेगा, तो मैं नहीं बनाऊंगा उस चीज़ को। थर्ड, इनएडिक्वेट एंड इनकरेक्ट मार्केटिंग रिसर्च। मेरी रिसर्च जो है किसी और दिशा में, मैंने मार्केटिंग में रिसर्च एक्चुअल में की ही नहीं। मार्केट में जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है मैं उस ट्रेंड को छोड़ के किसी और दिशा में चल रहा हूँ तो नहीं आएगा। या तो वो ट्रेंड आप नया लेके आइए, उसके लिए पहले मार्केट में अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट कीजिए, लोग उसके लिए प्रभावित हों, तब भी वो सामान बिके। जैसे आज के टाइम में मार्केट में कोई भी सामान बिकता हुआ है, किस पे बिकता है? एडवर्टाइजमेंट बेस पे ही बिकता है। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो कोई भी कंपनी का सामान नहीं बिकता है। दूसरा, इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट इन्वायरमेंट रिएक्शंस। इन्वायरमेंट का मतलब बाहर का जो वातावरण में उसके रिएक्शन क्या होंगे उसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते। मीन्स मार्केट में कोई चीज़ आएगी, मुझे पता ही नहीं होगा भी वो लोग उसको कैसे सेटिस्फाई होंगे, यहाँ पसंद ही नहीं है। मैंने सिर्फ ऑफिस में बैठा रूल बना दिए, वो रूल मैं बोलता हूँ लागू कर दो, सब लोग मान लेंगे, ये नहीं चलता है। एग्जाम्पल आज के टाइम में कानून पास हुआ, जैसे एक किसान वाला कानून पास हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, गवर्नमेंट ने तो संसद में बैठ के पास कर दिया। उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में सोचते थोड़ी हैं, वो भी बाहर में, ये तो धरने धुरने बाद में निकल के आते हैं। उनको पता था, ये तो क्लियर ही था अभी जो पंजाब सबसे ज्यादा, जहाँ पे पंजाब में एग्रीकल्चर है तो यहाँ तो पक्का ही शोर मचेगा, तो सबसे ज्यादा रोला यहीं भी हो रहा है।
तो इन्वायरमेंट की प्रेडिक्शन कई बार गलत भी हो जाती है। गवर्नमेंट सोचती है नहीं, हमारे साथ जो लोग मिले हुए हमारे साथ ही मिले, कई बार उलट भी हो जाते हैं। जैसे अकाली दल पार्टी है, उन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ दिया जबकि उनके साथ मिले हुए थे। अब उन्होंने प्रेडिक्शन तो किया नहीं होगा भी ये पार्टी हमें छोड़ देगी, तो वो पार्टी छोड़ दी। तो ये प्रेडिक्शन कई बार करने में हो जाते हैं। ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्स कॉम्पिटेंस, कई बार हमारे जो ओवर एस्टिमेशन भी होते हैं, हम लोग सोचते चलते हैं भी हाँ जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मैं अपने अंदाजे कई बार ज़्यादा ही लगा देता हूँ। मैं सोचता हूँ भी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उससे मैं मार्केट में कंपटीशन कर लूँगा, एक्चुअल में वो कंपटीशन हो नहीं पाता। तो ये भी कई बार प्रॉब्लम होती है, हमारी स्ट्रेटजी जो है फेल हो जाती है। फेलियर टू कोऑर्डिनेट, कई बार हम आपस में कोऑर्डिनेशन लेवल ही नहीं बना पाते। जो चीज़ मैंने लागू की थी, रूल्स बनाया था, प्लान बनाया था, मैंने लोगों भी सभी लोग इसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में फॉलो नहीं कर पाते। ये भी रीज़न होगा स्ट्रेटजी फेल होने का। फेलियर टू ऑब्टेन सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट, कई बार सीनियर मैनेजमेंट जो कमिटमेंट करते हैं उसको हम अपने पास ले ही नहीं पाते, तो स्ट्रेटजी फेल होती है। मान लो कंपनी में बोला जाता है कि आप हमारे साथ काम कीजिए, साल बाद में हम आपको इतना प्रमोशन देंगे, जो आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी। साल बाद पता लगता है कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं, कंपनी प्रमोशन करती नहीं है। तो जब वो कमिटमेंट फेल होती है तो जो एम्प्लॉइज होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। मान लीजिए उन्होंने स्ट्राइक वगैरह कर दी, लॉकआउट कर दिया, तो उस बेस पे क्या है, जो स्ट्रेटजी 3 साल में पूरी होनी थी वो काम हमारा खत्म हुआ 5 साल में, तो हमारी कमिटमेंट वहाँ पे फेल हो जाती है। फेलियर टू ऑब्टेन एम्प्लॉय कमिटमेंट, एम्प्लॉयज की कमिटमेंट भी कई बार हम फेल हो जाते हैं लेने में। स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज से पूछा जाता है भी आप ये कुछ काम करोगे, लेकिन जब काम स्टार्ट होता है एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते नहीं है, तो अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, तब भी स्ट्रेटजी फेल होगी। अंडर एस्टिमेशन ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट, कई बार हम टाइम की रिक्वायरमेंट को भी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ मेरा काम जो है 1 साल में 2 साल में कंप्लीट होगा, लेकिन वो खत्म होता ही नहीं है, 3 के 4 भी लग जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी भी आपकी बीकॉम जो है आप 3 साल में खत्म कर सकते हैं, वो तो सबको ही पता है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है, मान लो मैं नहीं दे पाया पेपर या मेरी रिपेयर वगैरह आते हैं, तो टाइम तो हमारे पास 6 साल का भी है, तो 6 साल को हम अंडर ले लें। कई बार ऐसा भी पर्सन भी आ जाता है 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हुई, वहाँ पर भी फेल हो जाती है। फेलियर टू फॉलो अप द प्लान, कई बार जो प्लान होता है उसको फॉलो ही नहीं किया जाता प्रॉपर में। मान लो मैंने रूल बना दिया, हमने सोचा सभी लोग फॉलो करेंगे, एक्चुअल में लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो भी स्ट्रेटजी फेल होगी। फेलियर टू मैनेज चेंज, जो चेंजेस आते हैं कई बार उनको हम मैनेज नहीं कर पाते। हमने काम कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या फिर गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस कर दी, उन चेंजेस को हम लोग अडॉप्ट ही नहीं कर पाए, तो भी हमारी स्ट्रेटजी फेल होगी। एक है पुअर कम्युनिकेशन, हम जो आपस में बात कर रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज जो है पुअर कम्युनिकेशन में होती है। मीन्स मैं किसी से बात करना चाहूँ, आप लोग किसी से बात करना चाहते हैं, हम उनको अपनी बात समझा ही नहीं पाते, तो उस टाइम पे भी स्ट्रेटजी फेल होती है। मान लो आप कंपनी ने कोई रूल बनाया, वो रूल सबके माइंड में बैठा ही नहीं, कुछ लोग तो जो समझ गए वो तो समझ जाते हैं, बाकी कुछ लोग रह जाते हैं उस चीज़ में, तब भी हमारी स्ट्रेटजी जो है फेल हो जाती है। तो ये पॉइंट थे आपके पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के, जिससे क्या है हमारे पास कई बार स्ट्रेटजी फेल हो। आपको क्वेश्चन जो आ सकता है ये आ सकता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, या फिर स्ट्रेटजी फेल होने के कारण, या साथ में पूछ सकते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या लिखेंगे आपके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इन्होंने पैराग्राफ बनाया है, अपनी तरफ से क्या पॉइंट लिख सकते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में। चलो एक पॉइंट लिख लेना भी अनसर्टेन है, भी कई बार इतना दी कंडीशन भी आ जाती है भी जो कई बार से फॉलो करते हैं प्रॉपर नहीं फॉलो हो पाती। दूसरा पॉइंट लोट ऑफ पेपर वर्क लिख लो, ये कितने हर जगह भी ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਵਰਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਡਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। टाइम कंज्यूमिंग भी लिख सकते हैं, कई बार इदा दा कंडीशन भी आ जाती है साडे कोल टाइम ज़्यादा कंज्यूम, असीं ओवर अंडर एस्टिमेशन किया होंगे, जब साडी एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा ही होती है असीं टाइम जो है कंज्यूम कर देंगे हैं। मैंने लगता है भी एक्चुअल जो काम इन्ने टाइम छोड़ने, लेकिन नहीं होता, कई बार टाइम नूं कंप्लीट करने टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। उस तो इलावा चलिए फोरकास्टिंग का मीनिंग क्लियर हो गया। फोरकास्टिंग जो है अननोन सिचुएशन का लो, जब हम अपने एस्टिमेशन लगाते हैं उसको हम फोरकास्टिंग बोलेंगे। फोरकास्टिंग में सबसे पहले आती है बिजनेस फोरकास्टिंग, क्योंकि जब भी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो बिजनेस की बात होगी। बिजनेस में फोरकास्टिंग करने का मतलब हमारे पास वाइड रेंज ऑफ टूल्स हैं जिससे हम कहता है फोरकास्टिंग कर सकते हैं। बिजनेस में ये नहीं कोई बैठा अपनी तरफ से कोई बैठा अंदाजा लगाया जाएगा और वो काम चलता चला जाएगा। यहाँ पे टूल्स होते हैं, सबसे पहले लिखा उन्होंने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होंगे, जैसे कि हम बात कर चलते हैं कि हमारे पास शीट्स होंगे जिसमें हमारे पास डाटा लिखा होता है, उन डाटा के बेस पे ही हम आगे अंदाजा लगाते हैं कि हाँ फ्यूचर में हम इतना काम कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने लिखा है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हमारे पास कंपनी में जो प्लानिंग रिसोर्सेज हैं
वो किस बेस पे हम उसको यूज़ करते हैं, तो उससे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं भी आगे इनका फ़ायदा हमें होगा या नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जितना डाटा हमने इलेक्ट्रॉनिक सेव किया होता है, मीन्स कोई भी आजकल कंपनी में के पहले तो फाइल्स वगैरह बनती थी, अभी सारा डाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस में सेव करते हैं, मीन्स कंप्यूटर वगैरह में। तो उसी बेस को हम क्या ले सकते हैं भी आगे से हमें उसका फ़ायदा हो सकता है। जो डाटा मेरे पास है, मैंने किसी की परफॉर्मेंस को चेक करना तो चेक करके मैं बता दूंगा भी फ्यूचर में बंदा मेरे को फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो ये सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जिसमें बिजनेस में फोरकास्टिंग की जाती है। फोरकास्टिंग करने के लिए मेन कंपोनेंट क्या होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फोरकास्टिंग में मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले क्या था, डिवेलपिंग द ग्राउंड वर्क। आप अपने क्या था ग्राउंड वर्क को डिवेल्प कीजिए, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस बेस पे आप काम कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। मीन्स मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कौन से बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं, कितनी मशीन्स हैं, कितनी लेबर्स हैं, या कौन से नेचुरल रिसोर्सेज में इनको यूज़ करके अपना बिजनेस चला रहा हूँ। दूसरा, एस्टिमेट फ्यूचर बिजनेस। अगर आपने कहता फोरकास्टिंग करनी है तो फ्यूचर बिजनेस को पहले एस्टिमेट कीजिए, आप अपने बिजनेस में फ्यूचर में क्या चेंजेस करना चाहते हैं। नॉर्मल लाइफ में तो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आना चाहते हैं, वही चीज़ होगी। बिजनेस में क्या होगा, वो हमेशा वो सोचते हैं कि आज मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, कल को मैं पूरी लाइफ एक प्रोडक्ट पे नहीं रहना चाहता। जब मैं प्रोडक्ट में चेंजेस चाहता हूँ तो उसमें क्या चेंजेस करूँगा जो लोगों को फायदेमंद हो। तो फ्यूचर के बारे में पहले सोच लीजिए, बिजनेस फ्यूचर में कैसा करना है। थर्ड पॉइंट, कंपेयरिंग दी एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड रिजल्ट। जो चीज़ें आपने कहते एस्टिमेट की हैं, जब उसका रिजल्ट निकल के आएगा, आपके पास रिपोर्ट्स पहले वाले भी तो होंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट बजट बनाते हैं हम, तो बजट में लास्ट में जाके कंपेयर भी किया जाता है, जब नेक्स्ट बजट में वो चीज़ बताई जाती है। पिछले साल जो हमने टीचर रखा था उसमें अचीवमेंट हमने इतने परसेंटेज की, तो उस चीज़ को आप भी कहते हैं कंपनीज लेवल में कंपेयर जरूर कीजिए। जो आपने बजट बनाए हैं या जो भी रिजल्ट लेके आए हैं उनको आपस में कंपेयर कीजिए कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच की, जहाँ पे मैच नहीं है, जहाँ पे वीक पॉइंट थे उनको सॉल्व कीजिए। फोर्थ है रिफाइनिंग दी फोरकास्ट प्रोसेस। जो फोरकास्ट प्रोसेस है उसको दोबारा से रिफाइन कीजिए, मान ली जो प्रॉब्लम्स आई थी उन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, अब उसको प्रोसेस को आके फिर लेके चलिए। तो ये थी आपकी बिजनेस की फोरकास्टिंग की प्रोसेस। डिटरमाइन द बिजनेस फोरकास्ट। फोरकास्ट जो कंपनी में बिजनेस फोरकास्ट होती है उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, किस किस बेस पे होती है। सबसे पहले इसमें आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना भी जरूरी है। मीन्स आप मान के चलिए भी जो गवर्नमेंट आज लगी है अपने रूल चेंज नहीं करेगी। आपने आज जो प्लानिंग की है, फोरकास्टिंग की है, फ्यूचर के बारे में मैंने सोचा मैं बिजनेस में आगे बढ़ाऊंगा, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के जो आज चल रहे हैं वो चेंज नहीं होंगे। अगर वो चेंज हो गए तो हमारी फोरकास्टिंग फेल भी हो सकती है, क्योंकि जो खर्चे आज हमने सोचे होंगे या कुछ भी है वो फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, गवर्नमेंट चेंज ना हुई, तो हमें फ़ायदा मिलेगा। हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मान लो गवर्नमेंट कुछ आती है तो अपने रूल्स लगा देती है। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ और किया होता है, नई गवर्नमेंट आएगी कुछ और, उनका काम चलता है वो बंद हो जाता है, तो ये कंडीशन आ जाती है। दूसरा, पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड भी हमारा एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस में हमारा बिजनेस के ऊपर पॉपुलेशन ट्रेंड कैसे इफेक्ट करेगा, एग्जांपल कोई लें तो बिजनेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं प्रेशर उसमें फेल हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट प्रेशर ज्यादा कर सकती है। अभी हमें जो चाहते हो गवर्नमेंट बोलती है कि बिजनेस आगे दोबारा और लगे, न्यू इंडस्ट्रीज लगे, इंटरव्यू निकल के आए, अगर वो कंडीशन ना आई तो जो पहले से रनिंग बिजनेस उनके ऊपर प्रेशर आएगा, तो प्रेशर्स में क्या हो गया, उनके पास टैक्स बर्डन भी हो सकता है, या कई बार काम करने में फेल भी हो सकता है, तो काम बंद भी हो सकते हैं। तो फोरकास्टिंग में हमें एक कहता पॉपुलेशन ग्रोथ को भी साथ में देखना पड़ेगा। फिर है प्राइस लेवल। जब भी फोरकास्टिंग करना है तो प्राइस लेवल की फोरकास्टिंग हमेशा कर लें। प्राइसेस को देखना होगा, आप ये नहीं मान सकते भी हर जगह पे मैं प्राइस लेवल एक ही लेके चल लूँगा। कई बार आपका कंप्यूटर ऐसा आ गया, उसके पास पैसे की कैपिटल ज़्यादा है, तो प्राइस उसने कम कर दी मार्केट में, तो आपकी कंपनीज फेल भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल नॉर्मली आज के टाइम में जैसे जियो चलता है, जियो जब स्टार्टिंग में सेटअप हुआ तो लोगों को फ्री दिया था, फ्री में इंटरनेट, फ्री में कॉलिंग, जिनके पास 4G सिम थे, जिनके पास 4G फ़ोन थे, तो उन्होंने सभी कस्टमर अपनी तरफ बना के अभी उन्होंने रेट लगा दी। दूसरी कंपनी से तो हैं 40-40, 50-50 रुपये कम है, लेकिन आज के टाइम में उनके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा है। प्राइस लेवल हमेशा अफेक्ट करता है। अगर प्राइस आपका ज़्यादा होगा तो कस्टमर दूसरी जगह भी जा सकता है। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी आपके बिजनेस के, जब भी फोरकास्टिंग करेंगे तो इसमें भी देखना पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी मतलब है गवर्नमेंट खर्चे कहाँ पे कर रही है, गवर्नमेंट इनकम कमा रही है तो कहाँ से कमा रही है, इस चीज़ को हमेशा देखना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे गवर्नमेंट कब करती है, जब हमसे भी इनकम होगी। गवर्नमेंट अगर इनकम बाहर से हो रही है तो बिजनेस के ऊपर मोस्टली कम दबाव होता है। अगर गवर्नमेंट को कहीं इनकम नहीं हो रही तो बिजनेस से ज़्यादा पैसा कमाने पड़ते हैं। आज के टाइम में देखा जैसे TCS दोबारा लगाने चल गई, GST तो लग रहा था, TCS लगा दी, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। उसका मतलब ये भी जिन कंपनीज की पिछले साल में 10 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर थी, मतलब पूरे साल में 10 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने सेल किया सामान, वो अभी क्या करेंगे, इस साल में हर एक पार्टी के ऊपर TCS लगाएंगे। जिनके पास पैन कार्ड है उनका 0.075% है,
जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, जो पार्टीज को जो सामान सेल करते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो वो 5% TCS, मल्लियो टैक्स के बिजनेस से इकट्ठा कर रहे हैं वो। TCS तो उस पे लगा है। 1 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आपका इसका एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, नेशनल इनकम, इसमें भी हमेशा कहता फोरकास्टिंग की जाती है। आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, किस बेस पे करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ये तो मतलब नहीं है अभी कुछ भी कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोई ना कोई ट्रेंड होना चाहिए। हम किस बेस में कौन सा बिजनेस, किस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अभी जैसे गवर्नमेंट के आज हमारे यहाँ पे तो बेवकूफ़ काम कर रही गवर्नमेंट, मेला लगा देते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। मेले लगाने से क्या होता है, वो तो लोग पकौड़े पकौड़े खा के, जलेबियाँ खा के चले जाते हैं, जब मारकुटाई करके चले जाते हैं, ट्रॉली भर भर के आती हैं, वहाँ पे खा के चले गए। ये तो कोई मकसद नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। वो तो कोई भी बंदा अपने जॉब फाइंड कर लेगा, मेले में जाके थोड़ी जॉब मिलने वाली है। जैसे गवर्नमेंट बोलती है हमने जॉब मेला लगाया, 90,000 पोस्ट देंगे, 90,000 की पोस्ट तो वो होगी 5-5, 7-7 हज़ार पे, तो सभी लोगों को जॉब मिल जा रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होता है कि उनके पास फिक्स्ड ग्रुप हो, मीन्स फिक्स बेस पे वो काम करें, जहाँ पे उनको लगे भी हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। वो जनरेशन में हमें हमेशा डिटरमाइन करना पड़ता है, मीन्स फोरकास्टिंग हम करते हैं। आप लोगों ने भी जॉब करनी है तो आप फोरकास्टिंग पहले करेंगे ना, किस कंपनी में जाऊँ जहाँ पे मुझे बेस्ट फायदा हो सकता है। नेशनल इनकम के बारे में बताया। नेशनल इनकम क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में पूरे साल में जितना GNP होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो जाते हैं। तो हर एक इकॉनमी या फिर गवर्नमेंट जो है नेशनल इनकम को हमेशा कैलकुलेट करती है। इसके बारे में हमेशा फोरकास्टिंग करते रहते हैं। ये कम होगी तो हमारा अदर कंट्रीज के लेवल में हम डाउन में आ सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की जैसे GDP सब बहुत सारी कंट्रीज, सभी कंट्री मोस्टली मान के चले आगे ही चलते हैं हम लोग। US की इकॉनमी कितनी बड़ी इकॉनमी है, सभी देशों में उनका पैसा चलता है। US जहाँ पे बात करो सभी उनकी करेंसी हर जगह चलती है, लेकिन उनकी GDP इंडिया से डाउन है। पता है आपको इस चीज़ के बारे में? हमारी GDP मतलब US से भी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट यही सोचती है कि जहाँ पे हमारी कोई वैल्यू बनी हुई है वो वैल्यू कभी डाउन ना हो, उसको फोरकास्ट करते रहेंगे। इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट वो करते रहते हैं। टेक्निकल इन्वायरमेंट में भी हमेशा फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज चल रही है ये फिक्स है कि वो चेंजेस होंगे ही होंगे। आप एक ही टेक्नोलॉजी पे रह के काम नहीं कर पाते। पहले समय में बहुत कुछ होता था, मतलब टीवी बनते थे, कितने पूरे रूम वाले टीवी थे, कंप्यूटर भी पूरे रूम वाले। आज के टाइम में कंप्यूटर के छोटे से आप चाहे उठा के कहीं भी लेके चल दो, कहीं पे भी आपने देखना है किसी को भी डाटा पहुंचाना है, पहुंचा दो, पेन ड्राइव में लगा के चला जाएगा। पहले क्या तो ये चिट्ठियाँ वगैरह जाती थी, हफ्ते बाद बंदे को, अगर मान लो किसी बंदे की डेथ हुई थी तो हफ्ते बाद ही पता लगता था, जब तक 2,000 को रखते थोड़ी, सब चलो भाई काम हो गया। अभी क्या कॉल्स वगैरह करो, बंदा 1 मिनट में पहुंच जाता है, कहीं भी इन्फॉर्मेशन। फ्यूचर में जाके ये जो हम नहीं मान सकते, जो चीज़ें आज हमारे पास हैं वही चीज़ें रहेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमेशा कहता हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। नियर अबाउट कोई ना कुछ चेंज। अभी जैसे सोच रहे हैं, अभी पीछे एक वो आया था, बोल सकते हैं भाषण आया था गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के ऊपर भी कैसे कुछ बोल रहे थे भी वहाँ पे नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो प्लानिंग कर ली थी हम मंगल ग्रह पे प्लॉट खरीदेंगे। ऐसे नहीं बोल लो, जैसे अभी भेजते हैं ना वो चंद्रयान गया या कुछ भी गया, जब मंगल जो हमारे जाते हैं जहाज, उसमें कुछ ना कुछ बंदे भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है भी एक अंदर बंदे भी जाते हैं, वो जो रॉकेट जाता है उसमें लाइफ टाइम इतना होता है, उनको फैसिलिटीज वैसे प्रोवाइड करके जानी होती है। मान लो कुछ ऐसा कल फ्यूचर में जाके कुछ आ गया भी, हम लोगों को भी पता लगे हम भी जाना है मंगल ग्रह पे, तो वो जाके आएंगे। एग्जाम है। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग करने के हमें फायदे क्या होते हैं। मान लो फ्यूचर के लिए मैं कुछ एस्टिमेशन लगा रहा हूँ, उसके लिए फायदे। सबसे पहले फोरकास्टिंग ऑन द प्रेमिसेस आर बेसिक ऑफ assumptions अपॉन द मैनेजमेंट प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग आर बेस्ड। फोरकास्टिंग से क्या है, एग्जम्पशंस ही होती हैं, हम अपने एक गैसेस लगा के चलते हैं। इससे क्या हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं और हमारी प्लानिंग सेटअप हो जाती है, हम डिसीजन बना लेते हैं। मैं जब तक फोरकास्टिंग करूंगा नहीं, कोई भी डिसीजन नहीं बना पाऊंगा। अपने ग्राउंड वर्क को मैं दिखूंगा नहीं, मेरे पास क्या फैसिलिटीज हैं, तो मैं कुछ भी आगे का अंदाजा क्योंकि काम कैसे कंप्लीट करूंगा। फोरकास्टिंग होना जरूरी है, कोई भी काम कंप्लीट कर रहे हो तो। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग ए सिंगल एस ऑफ पर्पज ऑफ प्लानिंग दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इजिली अदरवाइज। फोरकास्टिंग करने से कहता है हम एक सिंगल वे में भी आ जाते हैं, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि पता था मैंने अपने ग्राउंड वर्क के अकॉर्डिंग ही अपना काम। उसके बाद बेनिफिट में हमारे पास फोरकास्टिंग के बेनिफिट में आ रहा है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। हमारी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है जब आपने फोरकास्टिंग की होगी ना, आपको सभी बेस पता होते हैं, आपको एक दिशा मिली होती है, आप प्लानिंग इजीली बेस पे कर लेंगे। कोई भी मैनेजमेंट अपने टारगेट को अचीव कर लेगी अगर उसने पहले फोरकास्टिंग की होगी। कोई मैनेजमेंट में ऐसा पर्सन ले जाए जिसको नॉलेज नहीं है, वो क्या फोरकास्टिंग करेगा। हम स्टडी क्यों करते हैं, हमें फोरकास्टिंग होती है, मुझे इस दिशा में जाना है, उस दिशा के बारे में मुझे पूरी नॉलेज होती है, मुझे कहाँ पे जाके वो कौन सा काम कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं उसको काम कंप्लीट कर लूंगा।
फोरकास्टिंग हेल्प अचीविंग बेटर कोऑर्डिनेशन बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन द फ्यूचर्स। फोरकास्टिंग से क्या था, हम फ्यूचर के ऊपर बेटर अटेंशन दे सकते हैं। मुझे पता होता है भी किस लेवल तक मुझे जाके काम करना है। मुझे पता है भी मेरा काम चलता नहीं, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ 8 घंटे में, मुझे अपनी सफर्स नहीं, 8 घंटे में अपनी जरूरतें कंप्लीट नहीं कर पाता, तो बंदा ओवर टाइम करेगा। उसको पता नहीं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं ओवर टाइम नहीं है कंपनी में तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम में कहीं पे काम मिल जाए, जैसे हम बोलते हैं भी अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा बाहर से काम मिल जाए, तो हम लोग करते हैं काम। हाँ, यही ऑफिस हमारे में हो रहा होगा, चाहे हम नॉर्मल लाइफ में ही है, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन लगी नहीं तो मैं कुछ अलग फाइंड करूंगा। तो फोरकास्टिंग करने से ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। फोरकास्टिंग हेल्प इन मिनिमाइजिंग दी कॉस्टली प्लानिंग एरर। जहाँ पे हमारी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, फोरकास्टिंग करने से उस कॉस्ट को हम पहले से ही खत्म कर लेते हैं। मुझे पता होता है यहाँ जहाँ पे मेरे नुकसान है, उन चीजों को पहले ही मैं दूर करूंगा, उन नुकसान को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। इफेक्टिव फोरकास्टिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एनवायरमेंट फोर्सेस असिस्ट इन प्रोवाइडिंग देयर दीज चैलेंजेस। फोरकास्टिंग करने से हमारे काम में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनके बारे में पहले से ही रेडी रहना पड़ता है। जैसे मुझे मैंने काम में आज कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है मेरी बीच में स्टडी बंद भी हो सकती है, हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट जैसे कोई रूल बनाती है, कोई बजट कुछ भी बनाती है, तो उनमें डिसाइड करते हैं। कोई बिजनेस वाला होगा वो भी पहले से डिसाइड, उनको थोड़ी पता होता है भी मान लो आज पूरा दिन लाइट ही नहीं आएगी, कोई बिजनेस चल रहा है, तो उन्होंने प्लानिंग पहले से करके रखी होती है भी जनरेटर रेडी रखो या कुछ भी रखो। जब मान लीजिए बिजनेस चल रहा है, जैसे लॉकडाउन आया, तो बिजनेस ने सोचा होता है बिजनेस में किसी टाइम पे कोई स्ट्राइक लग सकती है, कोई लॉकडाउन कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए हम कैसे रेडी रहेंगे। गवर्नमेंट भी इन चीज़ों के लिए रेडी रहती है, तो फोरकास्टिंग पहले से करके रखी होती है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो सब लोगों ने रिजर्व जैसे बना के रखते हैं। हम नॉर्मल लाइफ में याद करेंगे तो हमने बैंक में अपना बैलेंस बना के रखा होता है, जब हमने घर पे ही अपने पास ऐसी सेविंग रखी होती है जिसकी जरूरत हमें कभी भी इमरजेंसी बेस पे पड़ सकती है, तो वो उन चीज़ों को हम पहले ही कवर अप कर लेते हैं फोरकास्टिंग से। फोरकास्टिंग आल्सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर क्राइसिस। फ्यूचर में जो भी रुकावटें आ सकती हैं, या फ्यूचर में हमें जो बेनिफिट हो सकते हैं, या फ्यूचर में हमने जो काम करने हैं, वो फोरकास्टिंग वहाँ पे हमारे पास फायदेमंद होती है। हमें पता है आज हमारी उम्र 18 साल है या 16 साल है, आपके घर वालों ने पहले सोचा होगा जब आपकी शादी करनी है तो इतने पैसे की जरूरत है, तो पहले से ही प्लानिंग चल रही है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपकी घर वाली आ जाएगी ना, तब आप पैसे बर्डन सोचना कहाँ पे काम करना है। आज तो टाइम लग रहा है, आज में मजे हैं, जब फ्यूचर में जब हमें सोचना पड़ेगा तब जाके पता लगता है भी हम काम कैसे करेंगे। नॉर्थ पे भी आगे चलती है। इट सप्लाई द वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीक स्पॉट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फोरकास्टिंग से हमारे वीक सेक्शंस क्या हैं हमारी कंपनी में, जो वहाँ पे जहाँ पे नुकसान, जैसे मैंने बोला भी वीक, सबसे पहले कंपनी वाइटल होता है आइडल टाइम। कंपनी की सबसे ज़्यादा कमी यही होती है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आइडल टाइम कम से कम निकल के आए, मीन्स लोग जो टाइम खराब करते हैं वो कम किया जाए। उनके लिए उन्होंने स्पेशल जैसे सुपरवाइजर रखे होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में। सुपरवाइजर नहीं तो टीम लीडर्स होते हैं या फिर ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने पहले ही बना के रखे होते हैं कि हर एक बंदे की जिम्मेवारी के साथ काम करवाया जाए और कोशिश की जाए उस बंदे से टाइम जो आइडल टाइम कम करवाया जाए। अगर जितना आइडल टाइम कम होगा तो हमारा बेनिफिट उतना ज़्यादा होगा। फोरकास्टिंग करने के जहाँ पे हमारे पास फायदे हैं, वहाँ पे कुछ नुकसान भी इन्होंने लिमिटेशन लिखी है। सबसे पहला पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ पास्ट डाटा। हम मोस्टली फोरकास्टिंग में रिलायबल किस पे होते हैं, पास्ट डाटा के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कुछ डाटा तो होता नहीं है फ्यूचर के लिए, थोड़ी कुछ प्रेडिक्शन, हम जो पहले हमारे पास डाटा पड़ा होता है उसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं, तो एक लिमिटेशन है। कई बार पास्ट डाटा हमारे लिए आगे काम आएगा नहीं आएगा हम कह नहीं सकते। दूसरा, एक्यूरेट जजमेंट इज नीडेड टू आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स। जब भी हमें कोई मान लो की फैक्टर फाइंड करने हैं, हमें एक्यूरेट जजमेंट चाहिए, लेकिन फोरकास्टिंग में एक्यूरेट जजमेंट होगी ये कभी भी आप नहीं मान सकते। एक्यूरेट जजमेंट कभी भी नहीं हमारे पास फोरकास्टिंग में आती है। सिंगल फिगर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में आप कभी भी रिजल्ट सिंगल फिगर में लेके नहीं आ सकते। आज आपने सोच लिया अभी फ्यूचर में आप इतने पैसे जमा कर लोगे, फ्यूचर में इतना हो जाएगा, नॉट वे, मतलब क्लियर ही नहीं है। अगर आप स्टडी में जैसे रिजल्ट लेके चलते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, अभी मैं अपनी स्टडी में इतने परसेंटेज नंबर ले लूंगा, फ्यूचर में वो रिजल्ट आएगा श्योर नहीं है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है भाई। अगर आपकी मेहनत ज़्यादा होगी तो उससे ज़्यादा भी आएगा, लेकिन कोई ना कोई टीचर तो हमने पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। मैं सोचूंगा मैंने बीकॉम करना, बैंक में जॉब करनी है, ज़रूरी नहीं है बैंक में जॉब मिलेगी, हो सकता है बैंक्स में आपको अपर लेवल में जॉब मिल जाए, आप किसी और डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो सकता है बैंक में मिल जाए, तो मेरे रिजल्ट जो है फिक्स नहीं होते इसमें। फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन लार्जली प्रेडिक्शन और assumptions, गेस वर्क, होमवर्क। फोरकास्टिंग में जितने भी हमारे रिजल्ट होते हैं हमेशा प्रेडिक्शन के ऊपर होते हैं, मोस्टली गेस वर्क होते हैं, एक्चुअल रिजल्ट वही निकल के नहीं आते हैं। फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैव नॉट बीन फुली डिवॉल्व्ड। फोरकास्टिंग टेक्निक आज के टाइम में हम देखें फुली डिवॉल्व नहीं है, बहुत कम जगह पे यूज होती है, लेकिन इनको यूज करना पड़ता है। बिजनेस में तो मोस्टली यूज करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं फोरकास्टिंग को यूज। फुली डिवॉल्व नहीं, हम बोले भी सभी जगह पे फोरकास्टिंग होती है, सभी जगह पे फोरकास्टिंग नहीं होती।
फिर है उसके बाद टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जो होगी